नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्तम। मेरे YouTube चैनल उत्तम पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ टॉपिक पे आने से पहले हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें और कमेंट भी करें। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ टॉपिक जो है, इसके पहले क्लास में हम लोग बताए थे कि किस तरह से स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा बना था। यह स्पर्मेटोजोआ जो है वो बनता है आपके टेस्टिस के सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इस क्रिया के द्वारा जो स्पर्मेटोजोआ बना था, वहां से बनने के बाद एसएससी डक्ट्स, एपिडिडाइमिस, भास्ट डिफरेंस से होते हुए यह आता है सेमिनल वेसिकल्स में। वहां इजेकुलेटरी डक्ट की सहायता से फिर यूरेथ्रा के द्वारा ये जो है इजेकुलेट किया कर दिया जाता है ड्यूरिंग द क्वाइटस इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो यह हुआ बनने की क्रिया, स्पर्मेटोजोआ कैसे बनता है। उस दौरान ही हम बताए थे कि जो नॉर्मल जो स्पर्मेटोजोआ बनाने का जो सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वह पेयर में होता है और उसे हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। पेयर में मीन्स 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ए नॉर्मल सेल। रिप्रोडक्टिव सेल में भी उतना पाया जाता है। कितना डिप्लॉयड की संख्या में 23 पेयर्स और 46 इन नंबर। लेकिन जिस समय स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, मीन्स स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो उसमें एक क्रिया होती है, एक डिस्टल रीजन होता है जिसे हम लोग मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। उस दौरान जो इसका जो सेल था, जो क्रोमोसोम था, वह क्रोमोसोम 46 से घट करके वो 23 हो जाता है, मीन्स वह हैप्लॉइड हो जाता है। तो इस तरह से स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनता है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है होती है उसके आधी हो जाती है। उसमें 46 क्रोमोसोम होता है, इसमें 23 इन नंबर्स हो जाएगा। वहां डिप्लॉयड होता है, मींस 23 पेयर्स में पाए जाते हैं, या 23 नंबर्स में हो जाएंगे। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम जो होता है, एक सेल में जो 46 पाया जाता है यानी 23 पेयर्स पाए जाते हैं, तो ये जो नंबर होता है यहाँ 23 इन नंबर हो जाएगा और पेयर में नहीं रह जाएगा ये। तो ये आधा हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड। तो यह एक रिप्रोडक्टिव सेल है। स्पर्म जो होता है यह एक रिप्रोडक्टिव सेल ही होता है और इस सेल में क्रोमोसोम की संख्या वो हैप्लॉइड नंबर में होता है, यानी आधा हो जाता है। कब कितना होता है? लगभग 23 इन नंबर्स। इसका सबसे पहले आते हैं स्पर्मेटोजोआ का खोज जो है वह एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था 1677 में। उस साइंटिस्ट का नाम था आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। इनके लेबोरेटरी में 1677 में, मैंने 1677 ईस्वी में इनके लेबोरेटरी में स्पर्म का खोज किया गया था। स्पर्म का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में स्पर्म में यह जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऊपर वाला भाग, इसे हम लोग हेड कहते हैं। यह जो पोर्शन है इसे हम लोग नेक कहते हैं। यह जो पोर्शन है इसे हम लोग मिडिल पीस कहते हैं, मिडिल पीस। और यह जो पोर्शन होता है इसे हम लोग टेल कहते हैं। इस तरह से इस स्पर्म का, एक स्पर्म का अगर हम पार्ट्स देखेंगे तो देयर आर 4 पार्ट्स इन ए स्पर्म। एक हो गया हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। अब हम लोग आते हैं एक एक करके देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर जो होता है कैसे बनता है। ये हुआ हेड। चूंकि अभी बताए हैं हम कि स्पर्म इज ए रिप्रोडक्टिव सेल, यह एक रिप्रोडक्टिव सेल है, मीन्स इसका पूरा स्ट्रक्चर एक सेल का ही स्ट्रक्चर होता है। उसमें अगर हम देखेंगे तो ऊपर से लेके जो ये बाहरी वाल है इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो बाहर का जो दिखाई दे रहा है ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक नॉर्मल सेल में पाया जाता है। हेड में देखते हैं तो हेड का जो ये बाहर का जो पोर्शन होता है यह क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, चूंकि यह हेड यहां से लेके यहां तक ये हेड है, इसी हेड में एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस लोकेटेड होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वह आधी होती है, मीन्स हैप्लॉइड होते हैं। आपको ये पहले से मालूम होगा, अगर सेल पढ़े होंगे तो क्रोमोसोम जो होता है वह सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है इस न्यूक्लियस में आधी होती है। तो दिस इज अ न्यूक्लियस। यह जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसमें इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हेड इज covered by the nucleus because nucleus is elongated in this
केस इन दिस सेल। इस सेल में, स्पर्म के सेल में न्यूक्लियस जो होता है वह इलोंगेटेड होता है। इस कारण से इसका पूरा हेड जो होता है लगभग न्यूक्लियस से फिल्ड अप होता है, कवर्ड होता है। इसमें बाहर जो ये रेड का जो लेयर दिखाई दे रहा है, यह साइटोप्लाज्म का लेयर है। मींस साइटोप्लाज्म जो होता है एक थिन फिल्म बनाता है। वो चूंकि पूरा स्पेस इसका न्यूक्लियस कवर कर लिया जाता है, इसलिए इसमें जो है थिन फिल्म के रूप में जो है यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उसके अलावा इसमें और भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस इसमें प्रोमिनेंट होता है। आते हैं ऊपर की तरफ, एक न्यूक्लियस के ऊपर मींस जो प्रोक्सिमल पार्ट है न्यूक्लियस का, उस प्रोक्सिमल पार्ट में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया गया है जो दिखाई दे रहा है यहाँ। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग कहते हैं एक्रोजोम। दिस इज द एक्रोजोम। The cap-like structure on the proximal part of the nucleus is termed as acrosome। ये एक्रोजोम जो है यह गोल्जी बॉडी से बना होता है। यह गोल्जी बॉडी जो है वह कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ऊपर में, न्यूक्लियस के ऊपर में, और वही गोल्जी बॉडी जो है वह एक्रोजोम नाम से पुकारा जाता है इस केस में, यानी स्पर्म के केस में। स्पर्म का जो ऊपर का जो एक्रोजोम है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, वह बना होता है गोल्जी बॉडी का। ये क्या है गोल्जी बॉडी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्जी बॉडी, एक्रोजोम ऑफ द स्पर्म इज मेड अप ऑफ या फॉर्म ऑफ, किसका बना होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्जी बॉडी का बना होता है। इसमें गोल्जी बॉडी जो है होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर बना जाता है, और इसी गोल्जी बॉडी के कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। इस एक्रोजोम में, एक्रोजोम बनता क्यों है? इस एक्रोजोम में एक जो है एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग स्पर्म लाइसिन कहते हैं। यह स्पर्म लाइसिन फर्टिलाइजेशन के समय एग को पेनिट्रेट करने में, यानी एग के वाल को पेनिट्रेट करने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें लाइसिन है, वह उसको डिजोल्व करता है, और डिजोल्व कर करके इसका न्यूक्लियस जो होता है उस एग सेल के अंदर पहुंच जाता है, और यह जाकर के वहां पर फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाता है। तो इस तरह से ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन यह एक्रोजोम जो होता है यह सहायक होता है फॉर द पेनिट्रेशन इन द एग ऑफ द फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया एक्रोजोम विच इज मेड बाय द गोल्जी बॉडी। दिस इज द इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और this is the cytoplasm, thin layer of the cytoplasm. At the distal end of the nucleus, there is a structure found in the cytoplasm of the cell. This is known as centriole. यह जो है सेंट्रियोल है, इसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। इसको अगर यहां लिखेंगे थोड़ा सा, यह जो है सेंट्रियोल है, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। अगर आप सेल पढ़े होंगे तो सेल में एक साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। दिस इज द सेंट्रियोल। डिस्टल इन पर यहाँ पर पाया जाता है। इसे अगर सेंट्रियोल का नाम देंगे तो इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, क्योंकि यह ऊपर वाला सेंट्रियोल है। एक और सेंट्रियोल इसमें पाया जाता है डिस्टल इन पर। डिस्टल इन पर यह सेंट्रियोल है, इसे कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। इसे कहेंगे हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल, और इसे चूंकि ऊपर है इसे कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यानी ऊपर वाला, और दिस इज द डिस्टल सेंट्रियोल जो नीचे पाया जाता है। अब आते हैं इसमें, ये जो पोर्शन जो हुआ ये नेक है, मींस मिडिल पीस को, दिस इज द मिडिल पीस। यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग मिडिल पीस कहते हैं। इस मिडिल पीस को हेड से जोड़ने की जगह को, जिस जगह की सहायता से मिडिल पीस हेड के साथ जुड़ता है उसी जगह को हम लोग नेक कहते हैं। जैसे हम लोगों में मैन में ये हेड है, इसके नीचे ये जो बॉडी है, और इस बॉडी को और हेड को जो जोड़ता है उसे नेक कहते हैं। उस तरह से इसमें भी जो होता है या हेड हो गया या मिडिल पीस हो गया, और मिडिल पीस और हेड के को जो जोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं नेक। इसी को हम लोग नेक कह दिए थे। तो दिस इज नेक। आते हैं नेक के बाद का जो पोर्शन जो बताया मिडिल पीस, इसका भी जो बाहर का लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, और इसमें ये जो है साइटोप्लाज्म होता है। इस पोर्शन में मींस जो मिडिल पीस होता है, इस पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक से अधिक संख्या में पाई जाती है। देयर आर 10 to 14 पेयर्स ऑफ द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द मिडिल पीस, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर गिविंग एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है स्पर्म को,
वह एनर्जी आता कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्योंकि आप पढ़े हुए सेल तो उसमें कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह एक सेल का पावर हाउस होता है। चूंकि पावर हाउस मीन्स मतलब ही होता है कि वह जो है एनर्जी देता है उस सेल्स के जो सेल्स के जो काम आता, सेल्स में जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वह एनर्जी आता है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अब आते हैं कि ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें भी मीन्स स्पर्म में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह पावर हाउस के ही रूप में काम करता है। क्योंकि स्पर्म के मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी निकलता है, जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से मिलता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस के अंदर पाया जाता है। बहुत की संख्या में यहाँ 10 से 14 पेयर्स की संख्या में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो एनर्जी देता है फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के समय जो एनर्जी चाहिए स्पर्म को के मोटिलिटी के समय, उस मोटिलिटी के लिए एनर्जी जो है वह इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। तो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं यहां से जो सेंट्रियोल था, यह सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग यहां से लेकर के ये यहां तक आता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। ये जो पोर्शन हुआ यानी मिडिल पीस के बाद, जो हम बताए थे कि ये जो मिडिल पीस के बाद जो पोर्शन है उसको हम लोग टेल कहते हैं। ये जो पोर्शन था इसे हम लोग टेल कहते हैं। सपोज यहाँ स्ट्रक्चर है, ये टेल है, ठीक है। तो ये टेल जो बनता है, यह टेल के बाहर भी जो ये मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यह जो एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट ये किससे बनता है? यही जो सेंट्रियोल होता है, यह सेंट्रियोल एक फिलामेंट बनाता है जिसे हम लोग एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। याद हो गया? मींस एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म इज मेड ऑफ द सेंट्रियोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां भी है। यह जो कंटिन्यू करता है और बनाता है एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट टेल के एंड पर यह जो होता है नेकेड हो जाता है, मींस यह इससे बाहर निकलता है, ये नेकेड हो जाता है। अब आते हैं कि यह जो सेंट्रियोल का इलॉन्गेशन है, यह टेल के इन तक होता है। इसका नाम हो गया एक्सियल फिलामेंट। और यहां से जो टेल है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एक्सोनिम। एक्सोनिम। इस तरह से स्ट्रक्चर में देखें, फिर से एक बात सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग हेड कहते हैं। जो बीच का पोर्शन है जो मिडिल पीस और हेड को जोड़ता है उसे नेक कहते हैं। और दिस इज द मिडिल पीस। और मिडिल पीस के बाद जो पोर्शन जो है उसे हम लोग टेल कह दिए। तो इस तरह से ऊपर का जो हेड होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय द इलोंगेटेड न्यूक्लियस इन व्हिच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द हैप्लॉइड कंडीशन। और इस न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। वह एक्रोजोम जो होता है वह साइटोप्लाज्म के गोल्जी बॉडी से बना होता है। उसमें स्पर्म लाइसिन नाम का एक एंजाइम होता है जो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जो है एग में पेनिट्रेशन में सहायक होता है। वह डिजॉल्व करता है उसके वाल को और उस तरह से न्यूक्लियस उसमें एंटर कर जाता है। तो यह पूरा स्ट्रक्चर हुआ आपका एक स्पर्म का। एक किसी भी मेल में एक बार के क्वाइटस के समय लगभग 200 से 300 मिलियंस की संख्या में स्पर्म एक क्वाइटस में एक मेल के द्वारा वेजाइना में इजैकुलेट किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, लगभग 200 to 300 millions of the sperms are ejaculated in the vagina of the female during a coitus। ठीक है। तो इस तरह से उसमें से लगभग 60% of the spermatozoa should be नॉर्मल शेप एंड साइज। उनको एकदम शेप और साइज में नंबर होना होगा। कितने? कम से कम 60% ऑफ दोज स्पर्म व्हिच आर एजुकेटेड इन द वजाइना ऑफ द फीमेल, उसमें से लगभग 60% की संख्या में कैसा होना चाहिए? लगभग नॉर्मल एंड शेप एंड साइज में होना चाहिए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए। उसके साथ साथ 40% ऑफ देम, उनमें से भी 40% जो स्पर्म होगा उनको मोटाइल होने चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कभी कभी किसी किसी मेल में एक इनफर्टिलिटी का एक कारण बनता है कि अगर लेस देन 40% मोटाइल स्पर्म आप में पाया गया
आपके सीमेन में पाया गया तो आप जो है फादर नहीं बन पाएंगे, मीन्स उसमें फर्टिलाइजेशन की समस्या आती है, वह एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, इससे इनफर्टिलिटी की समस्या आती है। तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम 40% ऑफ द स्पर्म्स शुड बी मोटाइल, जो कि एक क्वार्टस के समय इवलेट होते हैं, और उसमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कि कितना मात्रा में अगर स्पर्म रहेगा तो वह स्पर्म जो है फर्टिलाइज करने में सहायक होता है। अब आते हैं एक और कुछ स्पेशल चीज इसमें बताना होगा। जैसे ही स्पर्म जो है इजैकुलेट होते हैं, जैसे ही स्पर्म जो है इजैकुलेट होते हैं वेजाइना में, वो स्पर्म जो होता है वह पहुंचता है सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जाकर के वहां वह एग को का वेट करता है कि जिस समय वहां पर एग उपलब्ध होगा तो जो होता है यह स्पर्म उसके साथ मिल करके उसको फर्टिलाइज कर देगा। मींस इसका जो हेड होता है, हेड का जो एक्रोजोम था, वह एक्रोजोम उस एग के सेल मेम्ब्रेन को, वह भी एक सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपरी लेयर को वह डिजर्व कर देता है, और डिजर्व करने के बाद यह मिल करके उसके न्यूक्लियस के यानी स्पर्म के न्यूक्लियस को एग में इंटर करने में सहायक होता है। तो इस तरह से स्पर्म का जो हेड है वह वहां रास्ता बना दिया, और इस तरह से उसका न्यूक्लियस निकल करके, स्पर्म का न्यूक्लियस निकल करके एग में चला गया और जाकर के उसको फर्टिलाइज कर दिया, वहां जाइगोट बना दिया। अब देखिए स्पर्म में चूंकि क्रोमोसोम की संख्या एन कंडीशन में मींस हैप्लॉइड था, न्यूक्लियस में, स्पर्म के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड मींस एन की संख्या में है, यानी 23 इन नंबर। यहां ओवम को अगर फर्टिलाइज किया तो ओवम में भी क्रोमोसोम जो होता है वह 23 इन नंबर्स होता है, यानी हैप्लॉइड कंडीशन होता है। यहां भी ओवम में भी जब ओजोनसी पढ़ाएंगे अभी तो ओवम में भी अब बताएंगे कि इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या वो आधी होती है, यानी 23 इन नंबर होता है, यानी 46 के आधा होता है। तो यह हो गया हैप्लॉइड, यहां भी हैप्लॉइड कंडीशन है ये। तो जब एक हैप्लॉइड सेल फिर एक हैप्लॉइड सेल से जब मिलता है, ये कंजुगेट होता है, तो यह क्या बन गया, n प्लस एन मीन्स 2n, मीन्स जो जाइगोट होता है वह फिर से क्या हो गया, 2n की अवस्था में हो गया, यानी जाइगोट फिर से एक नॉर्मल सेल हो गया। वह जो है जितना भी एक कंडीशन में नॉर्मल कैरेक्टर्स आना चाहिए वो सभी कैरेक्टर्स इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से जो जाइगोट होता है वह कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि मेल का स्पर्म का हैप्लॉइड सेल जो क्रोमोसोम्स हैं और ओवम का जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों मिलकर करके क्या हो गए, डिप्लॉयड हो गए। यानी अब इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो 23 पेयर्स होगा। कितना होगा, 23 पेयर्स मींस 46 इन नंबर। ठीक है, एक चीज और यहां बताना बहुत जरूरी है आपको, स्पर्म में चूंकि एक जनरल स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम्स जो होता है मेल में वह क्या होता है, एक्स और वाई के रूप में होता है, और ओवम में, उगोनिया में, उगोनिया ओवम बनने का जो प्रोसेस है, स्पर्म का जो बनने का प्रोसेस कहां शुरू होता है, स्पर्मेटोगोनिया शुरू होता है, और ओवम का बनने का प्रोसेस कहां से शुरू होता है, उगोनिया से। तो स्पर्मेटोगोनिया में जो क्रोमोसोम होता है, यहां कर देते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनिया, यहां लिख देते हैं हम लोग उगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया एक सेल है जिससे स्पर्म बनता है, उगोनिया भी एक तरह का सेल है जिससे कि ओवम बनता है। तो स्पर्म बनने का जो सेल होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या वह मेल में एक्स वाई के रूप में होता है, और उगोनिया जो सेल है जिसमें ओवम बनता है जिससे, उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वह डिप्लॉयड कंडीशन में, और वह एक्स एक्स के रूप में होता है। फीमेल के उगोनिया में जहां स्पर्म बनता है जिससे, उसमें एक्स एक्स के रूप में क्रोमोसोम होता है, और मेल में जहां स्पर्म बनता है जिस सेल्स के द्वारा, उस सेल्स में क्रोमोसोम जो है वह एक्स वाई के रूप में होता है। तो जब यह डिवीजन हुआ था उस समय हैप्लॉइड हो गया था, हैप्लॉइड के रूप में एक एक्स हो गया था, एक वाई हो गया था, और इसमें अगर देखेंगे तो एक एक्स हो जाएगा, दूसरा एक्स हो गया, दोनों एक तरह का होगा। तो
फर्टिलाइजेशन के समय अगर मेल का स्पर्म दो तरह का हो सकता है, मेल का जो स्पर्म सेल होगा वह दो तरह का हो सकता है, एक एक्स सेल वाला, एक वाई सेल वाला। मेल का स्पर्म जो होगा वह दो तरह का होगा, एक होगा एक्स सेल वाला स्पर्म और एक होता है वाई सेल वाला, वाई वाला सेल वाला जो है स्पर्म हो जाएगा। मीन्स इसमें एक्स क्रोमोसोम रहेगा, इसमें वाई क्रोमोसोम रहेगा, और फीमेल में दोनों एक ही होता है, एक ही तरह का होता है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल ओवम से मिलेगा, सपोज जिससे एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल है ये, और ये एक्स से मिल गया, तो यह जो होता है एक्स एक्स बन गया। ये क्या हो गया? एक्स एक्स एक्स, जाइगोट जो बना है फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक्स एक्स हो गया, तो यह जो होता है बेटी को जन्म देता है। और अगर स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है, स्पर्म सेल है, वह स्पर्म सेल अगर ओवम से मिलता है तो क्या बनता है? एक्स वाई, फर्टिलाइज होता है तो एक्स वाई बनता है। तो यह जो एक्स वाई बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट, यह जो होता है मेल को जन्म देता है, या मेल हो गया या फीमेल को जन्म देता है। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोसोम इन द स्पर्म, क्योंकि फीमेल का जो ओवम होता है उसमें तो एक्स एक्स ही होता है, मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वह एक्स वाई होते हैं, इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वह डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्म, कि स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम अगर है और वह क्रोमोसोम किसी फीमेल के ओवम से फर्टिलाइज किया तो एक्स एक्स होगा, यानी बेटी होगी, फीमेल का जन्म होगा। और अगर स्पर्म वाई वाला होगा, वह स्पर्म अगर ओवम को फर्टिलाइज किया तो उस समय जो होता है एक्स वाई बनेगा जाइगोट, और उस समय जो है यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन के आधार पर यहाँ पर मेल बेबी का जन्म होगा। तो इस तरह से हम लोग अभी पढ़े हैं स्पर्म, स्पर्म कैसा होता है, किस कंडीशन में स्पर्म जो है वह मोटाइल हो सकता है, और किस कंडीशन में जो है स्पर्म, कौन स्पर्म किस तरह के बेबी को जन्म देने में सहायक होता है। आज हम लोग बस इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा शेयर भी करें। धन्यवाद।